वेलकम बैक दोस्तों। आपका एक बार फिर से अपने इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कह सकते हैं कि संस्कृत व्याकरण में सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसकी जानकारी रखते हैं तो हम संस्कृत को पढ़ना और आसान बना सकते हैं। ये है समास। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समास के बारे में, क्योंकि समास के द्वारा ही हमें संस्कृत रीडिंग में भी बहुत फायदा मिलता है, बहुत हमें आसानी हो जाती है कि जिन बच्चों को कठिन शब्द बोलने में प्रॉब्लम होती है या कठिन शब्दों को उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो वो समास के माध्यम से उनके टुकड़े करके पढ़ सकते हैं। दूसरा, समास चाहे किसी भी क्लास के विद्यार्थी क्यों ना हो, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप 9th-10th के विद्यार्थी हो, 11th-12th के हो, या फिर आप कोई भी टीचिंग की तैयारी, कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीचर बनने के लिए आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, खासकर आप अगर संस्कृत सब्जेक्ट से हैं तो आपके लिए समाज सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब बहुत से लोगों को बहुत टफ लगता है, बहुत से लोग समाज के टॉपिक ही स्किप कर देते हैं और कुछ को बहुत इजी लगता है। सिर्फ रीजन होता है कि हमें इसकी प्रिपरेशन नहीं होती, हमें नॉलेज नहीं होती है। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ही सामान्य से सरल से तरीके से। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको सरल से सरल तरीके से इस तरीके से समाज समझ में आ जाए कि आप अच्छे से इसको कर सके और आप एग्जाम में टॉप कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समास। चलिए बताइए, समास के कहते किसे हैं? डेफिनेशन क्या है समास की? देखिए, चलिए मैं बता देती हूँ समास की डेफिनेशन। सम सनम समास। ये क्या कहते हैं? सम सनम समास है। सबसे पहले छोटी और सरल से परिभाषा। संस्कृत में आप लोग डरते हो ना, बड़े होंगे ये होंगे, अरे भाई संस्कृत है, बहुत सिंपल भाषा होती है। जितना प्यार से आप इसे पढ़ोगे उतनी आसानी से समझ में आएगी। देखिए कितनी छोटी सी डेफिनेशन दे दी, ओनली 2 शब्दों में सम सनम समास है। अब देखिए हिंदी में मैं बता देती हूँ, 2 पदों के मेल से उत्पन्न विकार को समास कहते हैं। किसे कहेंगे? 2 पदों के मेल से उत्पन्न विकार को समास कहते हैं। अब ये विकार क्या होता है? विकार मीन्स होता है परिवर्तन। विकार का मतलब क्या हो जाएगा? परिवर्तन। और समास के अंदर जो परिवर्तन होता है ना, वो परिवर्तन होता है विभक्ति लोप। विभक्ति लोप। कई बच्चे सोच रहे हैं मैम ये विभक्ति लोप होता क्या है? अरे भाई सिंपल सी बात है, जब हम कोई समासिक शब्द लिखते हैं तो उसमें आने वाली विभक्तियों का लोप कर देते हैं, यानी उनको हटा देते हैं और दोनों शब्दों को जोड़ देते हैं। अब देखिए ये पेन मार्कर है, अब इस मार्कर को अगर हम इस तरीके से जोड़ेंगे जुड़ जाएगा। देखिए प्रॉपर तरीके से जुड़ गया। लेकिन इसी मार्कर को अब हमें इसको फिर लिखना है, विस्तारित करना है, 2 अलग अलग करेंगे, 2 हिस्से हुए, बड़े अलग हो गए। अलग से रखेंगे तो देखो ऐसे स्पेस होगा, लेकिन जैसे ही हमने इसको इस तरीके से जोड़ा तो बताया स्पेस कम हुआ। वैसे ही समास होता है, अगर हमने समासिक शब्द लिखा थोड़ा छोटा हो जाएगा और जब इसको विस्तार से लिखेंगे बड़ा हो जाएगा। तो क्या होगा कि विभक्ति का लोप हो गया, जगह बची थी ना, ऐसे क्या हो गया, यहाँ पर विभक्ति का लोप हो गया। अब आपको देखो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 2 पदों के मेल से उत्पन्न विकार को समास कहते हैं। और विकार मीन्स क्या है? परिवर्तन, यानी विभक्ति का लोप होता है। अब 2 पद क्या है? दो पद यानी होता है बेटा शब्द। पद मीन्स क्या होता है? शब्द। अब 2 पदों के या शब्दों के मेल से विकार जो होगा ना, उसको कहेंगे हम समास।
अगर यहाँ पदों की जगह वर्ण होता तो क्या होता? अगर यहाँ पद की जगह वर्ण होता तो क्या हो जाती यहाँ पर? संधि। लेकिन हमें क्या याद रखना है? समास की डेफिनेशन। और समास की डेफिनेशन में क्या होता है? दो पदों के मेल से उत्पन्न विकार को समास कहते हैं। क्लियर? तो हमें ध्यान रखना है पद यानी समास और वर्ण यानी कि संधि। अब समास में एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमने पढ़ा समास और एक होता है समास विग्रह। अब ये समास विग्रह क्या होता है? जब किसी शब्द के बारे में बताने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं समास विग्रह। आपने जैसे हमने लिखा रामऊ, ये जो रामऊ शब्द लिखा है ना, ये रामऊ शब्द, ये हो गया समास। क्यों? इसका विग्रह क्या होगा? राम च, राम है च। अब कई जगह आपको ये भी मिलता है रामस्य च, रामस्य च। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? कि दो राम है, रामश्च रामश्च, क्या हो गया? रामू। ये जो हमने रामू लिखा ये हो गया समास यानी समस्त पद। क्या हो जाएगा ये? समस्त पद। जब हम विभक्तियों का लोप करके और शब्द लिखते हैं वो गया हमारा समस्त पद। और जब हम कभी भी जब हम विभक्तियों के बारे में बताते हैं, विभक्तियों को विस्तार रूप में लिखते हैं, उसको बोलते हैं समास विग्रह। अब देखिए यहाँ पर विसर्गोचय था, यहाँ हटा के हमने क्या कर दिया? रामो। तो ये हो गया समस्त पद और ये हो गया समास विग्रह। अब ये स कैसे हुआ? तो ये इसके लिए तो आपको संधि देखनी होगी, क्योंकि आपको ही पता है कि यहाँ विसर्ग संधि का काम हो रहा है। तो इस चीज का हमें विशेषकर ध्यान रखना है। क्लियर? अब एक और चीज होती है कि देखो समास विग्रह में समस्त पद हो गया और समास विग्रह हो गया। अब इसमें एक और चीज क्या समझनी है, एक और बात हमें जान लेनी जरूरी है कि इसमें क्या हुआ? पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद, ये क्या होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्हीं के आधार पर भी हमारे पूरे समाज डिपेंड करते हैं। पूर्व पद, पूर्व में सदा पहले वाला पद, क्या होगा? पहले वाला पद। और उत्तर पद में होता है बाद वाला पद, बाद वाला। कैसे? जैसे आ गया आपका रामस्य च, ये हो गया पूर्व पद, ये पूर्व पद, ये उत्तर पद। पहले पद यानी पूर्व पद और ये क्या हो गया? उत्तर पद, उत्तर पद। ध्यान रहेगा, पूर्व पद और उत्तर पद किसे कहते हैं? एक बार फिर से बताती हूं समास की डेफिनेशन। सम सनाम समास है दो पदों के परस्पर मेल से, दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है, अर्थात जो विभक्तियों का लोप होता है, उसे हम समास कहते हैं। अब हम देखते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। देखिए पहले हम देखते हैं पद की प्रधानता, पद की प्रधानता के आधार पर। समास के भेद। अब पद की प्रधानता क्या होती है तो समझ में आया ना? पूर्व पद या उत्तर पद किसकी पहले वैल्यू होगी, किसकी प्रधानता है, किसके आधार पर उसका नामकरण किया गया है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? पद की प्रधानता के आधार पर। तो देखिए समास के लिए कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान। सेकंड उत्तर पद प्रधान। थर्ड उभय पद प्रधान।
और फिर इसमें आता है अन्य पद प्रधान। अन्य पद प्रधान। अब जो हम पद की प्रधानता के आधार पर किए, 4 प्रकार के होंगे। कैसे? पूर्व पद, जिसमें पहले वाला पद प्रधान हो, यानी जिसका पहला पद है उसी के आधार पर उसका नामकरण हो, उसकी पहचान हो, उसे बोलते हैं पूर्व पद प्रधान। और पूर्व पद प्रधान में आता है अव्ययी भाव समास। कौन सा आता है? अव्ययी भाव समास। उत्तर पद, उत्तर में होता है बाद वाला पद, और बाद वाले पद में कौन सा होता है? हमारा तत्पुरुष। तत्पुरुष समास। फिर आता है उभय पद। उभय पद का मतलब होता है दोनों पदों की बराबर मात्रा हो, दोनों का ही मान रखना हो, उसे बोलेंगे उभय पद प्रधान। कई बार होता है ना, कंडीशन होती है मम्मी और पापा दोनों एक साथ लड़ाई कर रहे हैं और आपसे पूछ लिया, बताओ किसकी गलती है? अब आपके सामने समस्या आ गई, गलती दोनों की है, कैसे बोलोगे दोनों की है? या फिर अगर मम्मी की गलती बोले तो मम्मी चिढ़ेगी, पापा की बोले तो पापा हमसे लड़ेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? बोल देते हैं आप दोनों की गलती है या आप दोनों ही जानो। तो वैसे ही यह समास में भी होता है, दोनों पदों को समान रूप दे दिया, और वो कौन सा होता है? हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। और अन्य पद, कोई तीसरा ही पद, दोनों पद जो दे रखे हैं उनमें से किसी की वैल्यू नहीं है, किसी तीसरे का ही काम आ जाता है, उसको बोलते हैं हम बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। तो बताइए पद की प्रधानता के आधार पर समास कितने हुए? 4 हुए। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। एक बार फिर से देखिए, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। क्लियर? कुछ बच्चों के दिमाग में खिचड़ी पकी होगी कि यार मैम हम लोगों ने तो 6 पढ़े थे, आपने तो 4 ही कर दिए, हमारे वो 2 कहां गए? 2 और भी थे, वो कहां गए? बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी यही है। बस हमने क्या कहा? पद की प्रधानता। पद अभी बताया ना, पद में क्या होता है? शब्द, और जिसको पहले वैल्यू दी गई है उसके हिसाब से होता है। तो यहां पर 2 और हैं, वो होते हैं उत्तर पद प्रधान, यानी बाद वाले पद की प्रधानता होती है। एक तो होता है उसमें हमारा द्विगु समास। द्विगु समास। और एक कौन सा बचा? कर्मधारय समास। कौन सा होगा? कर्मधारय समास। ये दोनों कोई अलग से नहीं है, ये दोनों ही क्या है? हमारे तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, इनको अलग से काउंट नहीं किया जाता, तत्पुरुष समास के ही भेद होते हैं, इसलिए इनको तत्पुरुष समास में काउंट किया जाता है। समझ आया? ध्यान क्या रखना है? पद की प्रधानता के आधार पर पूछ ले तब तो हमारे 4 होंगे। कौन कौन से? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। और हमारा द्विगु समास और कर्मधारय समास तत्पुरुष का ही भेद माना गया है। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए आप, ताकि मैं इसमें आगे बता सकूं। अब देखिए यहां पर लिख देते हैं सामान्यतः समास के भेद। अगर सामान्य रूप से समास के भेद की बात करें तो सामान्य रूप से समास के 5 भेद होंगे। एक और हो जाता है और उसे बोलते हैं हम केवल समास। क्या बोलते हैं? केवल समास। अब बहुत से बच्चों को तो इसके बारे में नॉलेज ही नहीं होगी, इवन हम 10th 12th तक तो पढ़ते ही नहीं है केवल समास होता क्या है। लेकिन बेटा अगर हम बात करें पाणिनि जी की अष्टाध्यायी के बारे में, तो अष्टाध्यायी में हमें 5 समास बताए हैं। समास के कितने भेद माने? 5। कौन कौन से? केवल समास,
अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। लेकिन पद की प्रधानता के आधार पर ध्यान रखना है, हमारे कौन से हो जाएंगे, 5 भेद हो जाएंगे। सॉरी, पद की प्रधानता से 4 और सामान्यता 5। अब ये चाहे किसी भी तरीके से पूछ लिया जाए, द्विगु समास और कर्मधारय समास किसके भेद होते हैं, हमारे तत्पुरुष समास के ही भेद होते हैं। तो बताइए यहां बेसिक सी चीजें आपकी समझ में आई या नहीं आई? चलिए पहले आप अपने बेसिक को क्लियर करिए, फिर उसके बाद हम आगे की क्लासेस के बारे में देखते हैं, आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपने कार्य पे लगे रहिए और डट कर अपनी परीक्षाओं का सामना कीजिए, मेहनत कीजिए और अच्छा परिणाम प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।